हेलो दोस्तों, मस्ती की पाठशाला में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के अलग-अलग दृष्टिकोणों के बारे में पढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने के लिए हमने अभी तक उदारवादी अथवा आदर्शवादी दृष्टिकोण क्या है को समझ लिया है और साथ ही हमने यह भी जान लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों अथवा राजनीति के बारे में यथार्थवादी दृष्टिकोण किस नजरिए से इसकी व्याख्या अथवा अध्ययन करता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यथार्थवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं, लेकिन उन सभी विद्वानों में से हंस जे मार्गेंथो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनके द्वारा यथार्थवादी दृष्टिकोण को वैज्ञानिकता प्रदान की गई है। मार्गेंथो ने यथार्थवादी दृष्टिकोण के लिए 6 तरह के सिद्धांतों का विकास किया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों अथवा राजनीति को समझने के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। अतः आज की वीडियो में हम मार्गेंथो के इन्हीं 6 सिद्धांतों के बारे में समझेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। मनुष्य को जब जब जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ी या जिन जिन व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ी, तब तब मनुष्य ने वस्तुओं की रचना की है, उनका निर्माण किया है और साथ ही साथ व्यवस्थाओं की भी स्थापना की है ताकि अपनी जरूरतों को, अपने हितों को पूरा किया जा सके। लेकिन साथ ही दोस्तों, यह भी आप जान लें कि जो परिस्थितियां होती हैं वो मनुष्य का निर्माण करती हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक मनुष्य जिन परिस्थितियों में रहता है, जिस तरह के परिवेश अथवा वातावरण में जीवन जीता है, मनुष्य के विचार और मनुष्य का जो व्यक्तित्व है उसी किस्म का हो जाता है। अतः किसी भी विद्वान के द्वारा दिए गए विचारों अथवा सिद्धांतों को समझने के लिए हमें उस विद्वान के जीवन के बारे में जानना चाहिए। उस विद्वान के जीवन के बारे में जानकर हम उस विद्वान के विचारों और सिद्धांतों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अतः मार्गेंथो के सिद्धांतों को समझने से पहले उनके जीवन का परिचय जान लेते हैं। दोस्तों, हंस जे मार्गेंथो का जन्म 17 फरवरी 1904 को कोबर्ग, जर्मनी में हुआ था। उनकी शिक्षा बर्लिन, फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख में हुई थी। 1937 तक उन्होंने फ्रैंकफर्ट में लॉ की एजुकेशन दी थी, मतलब वो कानून की शिक्षा देते थे। लेकिन 1937 में उन्हें जर्मनी छोड़कर अमेरिका जाना पड़ता है। अमेरिका क्यों जाना पड़ता है? उसका बहुत बड़ा कारण था हिटलर। चूंकि जर्मनी की सत्ता हिटलर के हाथों में थी और हिटलर वह तानाशाह था जो यहूदी लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। हिटलर के राज में जर्मनी में लाखों की संख्या में यहूदी लोगों का नरसंहार होता है, उनका कत्लेआम होता है। अतः मार्गेंथो अपने जीवन की सुरक्षा के लिए अमेरिका भाग जाते हैं और फिर अमेरिका में रहकर वो पढ़ने और पढ़ाने का काम करते हैं। 1973 तक वे शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाते हैं। साथ ही वे राजनीतिक सलाहकार भी रहते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बहुत बड़े विद्वान हंस जे मार्गेंथो का 1980 में एक विमान दुर्घटना में देहांत हो जाता है। हंस जे मार्गेंथो वो विद्वान हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक महत्वपूर्ण विषय के तौर पर पहचान दिलाते हैं। ये वो विद्वान हैं जिन्हें बहुत सारे
अन्य विद्वान अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जनक के तौर पर भी स्वीकार करते हैं। दोस्तों, हंस जे मार्गेंथो ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन उन सभी पुस्तकों में से उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, जो उन्होंने सर्वप्रथम 1948 में प्रकाशित करवाई थी। यही वह पुस्तक है जिसमें मार्गेंथो के द्वारा 6 तरह के यथार्थवादी सिद्धांतों का वर्णन अपने सेकंड एडिशन में किया था। इसके अलावा इनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स, इन डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट तथा द पर्पस ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स। दोस्तों, मार्गेंथो के द्वारा लिखी गई किताबों को, विशेष तौर पर पॉलिटिक्स अमंग नेशंस को, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए उनका विशेष तौर पर अध्ययन किया जाता है और यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं मार्गेंथो के द्वारा दिए गए 6 उन सिद्धांतों की जो कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए एक मील का पत्थर साबित हुए हैं। दोस्तों, मार्गेंथो का जो पहला सिद्धांत है वह कहता है कि राजनीति मानव स्वभाव के वस्तुनिष्ठ नियमों द्वारा निर्धारित होती है। पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। दोस्तों, भाषा थोड़ी जटिल है लेकिन नियम बहुत आसान है। अगर ध्यान से समझेंगे तो पूरी तरह से समझ आएगा। मार्गेंथो कहते हैं कि राजनीति चाहे स्थानीय स्तर पर हो रही है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होती है, समस्त तरह की राजनीति करने वाला कौन है? कौन राजनीति करता है? मनुष्य राजनीति करता है। अतः अगर राजनीति को समझना है, राजनीति के स्वभाव अथवा प्रकृति को समझना है, तो उसको समझने से पहले वे कहते हैं मनुष्य के स्वभाव को समझना जरूरी है। क्योंकि मनुष्य के स्वभाव को समझ जाएंगे तो राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और राजनीति के बारे में नवीन वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण कर पाएंगे। मार्गेंथो का यह मानना है कि मानव के स्वभाव के अंदर कुछ वस्तुनिष्ठ नियम ऐसे हैं जो अपरिवर्तनशील होते हैं, जो कभी नहीं बदलते हैं। जैसे मानव एक स्वार्थी प्राणी है। मानव हमेशा अपने हित के बारे में सोचता है। वह चाहता है कि मेरी आवश्यकता पूरी हो, मेरा हित पूरा हो, मेरी इच्छा पूरी हो, जैसा मैं सोचता हूं वैसा दूसरे लोग स्वीकार करें, उसी के अनुसार कार्य करें। मतलब उसका अहम हमेशा ऊपर रहता है। दूसरों के बारे में केवल वो तब सोच पाता है जब वो अपने आप में संतुष्ट होता है। और मार्गेंथो का ये मानना है कि मानव का स्वभाव ये आज के मानव का नहीं है। सदियों पहले का जो मानव था, चाहे 1000 साल, 5000, 10,000 साल पहले का मानव था, वो भी स्वार्थी था। आज का मानव भी स्वार्थी है। भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, अफ्रीका, चाइना, रशिया, जिस मर्जी देश में आप चले जाओ, जहां मर्जी के मनुष्य के स्वभाव को स्टडी करो, तो आप पाएंगे कि हर मनुष्य स्वार्थी होता है। सर्वप्रथम वो अपने हित के बारे में सोचता है। तो यह मानवीय स्वभाव का प्रथम एक ऐसी विशेषता है जो अपरिवर्तनशील है। और दूसरी विशेषता यह है कि हर मनुष्य प्रभुत्व की लालसा रखता है। हर मनुष्य चाहता है कि उसका प्रभाव दूसरे लोगों के ऊपर बने, दूसरे लोग उसकी बात को स्वीकार करें, जैसा वह चाहता है उसको फॉलो करें। और मार्गेंथो मानवीय स्वभाव की इसी विशेषता को अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए भी प्रयोग करता है। वे कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में
जो राष्ट्र राजनीति में इन्वॉल्व हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति क्या है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति है राष्ट्रों के मध्य राजनीति। लेकिन ये राष्ट्रों के मध्य राजनीति क्यों हो रही है? ताकि ये जो राष्ट्र हैं, और राष्ट्र किन से मिलकर बने हैं? मनुष्यों से मिलकर ही राष्ट्र बने हैं, अथवा मनुष्यों से मिलकर बने राष्ट्र का भी अपना कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, अपना कुछ ना कुछ हित अथवा इच्छा अथवा विचार होता ही है जिसे वह पूरा करना चाहता है। अतः प्रत्येक राष्ट्र चूंकि स्वार्थी है, चूंकि प्रत्येक राष्ट्र का राष्ट्रीय हित है, अतः अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति हो रही है वह भी स्वार्थ के लिए हो रही है अथवा राष्ट्र हितों को प्राप्त करने के लिए हो रही होती है। अतः अंतरराष्ट्रीय राजनीति को राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में अध्ययन करने की आवश्यकता है, उसका व्याख्या करने की आवश्यकता है, ऐसा मार्गेंथो मानते हैं। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में या राजनीति के संदर्भ में भारत, यूएसए, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, फ्रांस, हर देश ये चाहते हैं कि उनका स्वार्थ अर्थात राष्ट्रीय हित अधिक से अधिक मात्रा में पूरा हो, और इसी प्रयास में वो लगे हुए हैं, और इसी प्रयास को पूरा करने का नाम ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति मार्गेंथो के अनुसार है। वे कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति और शक्ति के प्रयोग के लिए संघर्ष का नाम है। इस मार्गेंथो जो सिद्धांत दे रहे हैं, इस सिद्धांत का जो दूसरा नियम है वह है राष्ट्रीय हित की अवधारणा शक्ति के रूप में परिभाषित होती है। दोस्तों, मार्गेंथो ये मानते हैं कि किसी भी देश का जो राष्ट्रीय हित है, जिसको लेकर कोई देश, कोई राज्य जो राजनीति कर रहा है, उस राजनीति में वो तभी सफल हो पाएगा जब उसके पास शक्ति होगी। आसान भाषा में, जिस देश के पास जितनी शक्ति होगी वह देश उतनी ही मात्रा में अपने लिए राष्ट्रीय हितों को प्राप्त कर पाएगा। जो देश कम शक्तिशाली होगा उसके कम राष्ट्रीय हित प्राप्त होंगे, जो देश ज्यादा शक्तिशाली होगा उस देश के ज्यादा मात्रा में राष्ट्रीय हित प्राप्त हो पाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर, ऐसा उनका मानना है। वे मानते हैं कि राष्ट्रीय हित राष्ट्रीय शक्ति के बराबर होते हैं। अतः प्रत्येक राष्ट्र को राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शक्ति को अर्जित करने की अधिक से अधिक कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, इस सिद्धांत का तीसरा नियम है राष्ट्रीय हित सदैव परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात नेशनल इंटरेस्ट इज ऑलवेज डायनामिक। देखिए, मार्गेंथो ने एक चीज बिल्कुल स्पष्ट की है कि राज्य क्यों राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र हित उनको प्राप्त करना है। तो राष्ट्रीय हित हर राज्य का उद्देश्य है, लेकिन राष्ट्रीय हित क्या होगा यह निश्चित नहीं होगा, निश्चित नहीं है। मार्गेंथो ये मानते हैं समय और परिस्थितियां बदल रही हैं, बदलती हैं, और इन बदल रही समय और परिस्थितियों में राष्ट्रों के जो हित हैं, इच्छाएं हैं, जरूरतें हैं, वो भी एक समान नहीं रह सकते, वो भी लगातार बदलते रहते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे और भारत के संदर्भ में समझेंगे। देखिए, भारत 1947 में आजाद हुआ था, और जिस वक्त भारत आजाद हुआ उसी वक्त दुनिया में एक नया संकट पैदा हो गया जिसका नाम था शीत युद्ध। यह शीत युद्ध हुआ था अमेरिकन गुट, जो कि पूंजीवादी उदारवादी देशों का गुट था, जबकि दूसरी तरफ था यूएसएसआर का गुट। आधुनिक समय में यूएसएसआर का जो उत्तराधिकारी है वो रशिया है। यह गुट साम्यवादी देशों का गुट था, और इनके बीच में शीत युद्ध हो रहा था। दोनों इस शीत युद्ध में खुद को ज्यादा शक्तिशाली साबित करने के लिए नव स्वतंत्र देशों को अपने गुट में शामिल करने की लगातार कोशिश कर रहे थे। भारत हाल ही में आजाद हुआ था, और भारत की कोशिश थी कि वो किसी भी गुट में शामिल ना होए,
क्योंकि भारत दोनों ही गुटों के साथ शांति चाहता था, मित्रता चाहता था, सहयोग चाहता था, और भारत को ये पता था कि हम किसी भी गुट में अगर शामिल होंगे तो दूसरे गुट के साथ शत्रुता हो जाएगी, और इस तरह हमारा शांति सहयोग का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा, बल्कि हम एक गुट के एक तरह से गुलाम हो जाएंगे। इसलिए भारत ने नेहरू जी के नेतृत्व में गुट निरपेक्षता की नीति को अनुसरण किया, को फॉलो किया। लेकिन देखिए दोस्तों, 1962 में क्या होता है, चूंकि हम किसी गुट में नहीं थे, ना अमेरिकन गुट में थे, ना रशिया के गुट में थे, समय बदला, परिस्थितियां बदली, इन बदले हुए समय और परिस्थितियों में क्या होता है, चीन भारत के ऊपर 1962 में अटैक कर देता है। चूंकि हम सबके साथ मित्र थे, अतः हमारा कोई मित्र नहीं था, ये वाली स्थिति थी। इसलिए अमेरिका और यूएसएसआर भारत की सुरक्षा के लिए नहीं आते हैं, भारत का सहयोग नहीं करते हैं, और चीन के साथ इस युद्ध में हमें मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन 1971 में जब देखो युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान का, उस समय बांग्लादेश की आजादी को लेकर यह जो युद्ध हो रहा था, चूंकि पाकिस्तान का एक बहुत बहुत अच्छा मित्र था अमेरिका, और अमेरिकन गुट के जो देश थे वो पाकिस्तान के मित्र देश थे। ऐसी स्थिति में चूंकि भारत के साथ युद्ध हो रहा था, तो अमेरिका ने, जो कि पाकिस्तान का मित्र था, भारत को चुनौती दी कि पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ोगे तो हम भारत के ऊपर आक्रमण कर देंगे। और अमेरिका ने अपना 7वां जहाजी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भारत के खिलाफ युद्ध के लिए भेज दिया था। लेकिन भारत ने इस समय तक यूएसएसआर के साथ बहुत अच्छी मित्रता कर ली हुई थी, इसीलिए यूएसएसआर ने अमेरिका को चुनौती दी कि वो भारत के साथ अगर युद्ध लड़ेगा तो हम अमेरिका के साथ युद्ध लड़ेंगे, यानी कि यूएसएसआर भारत की सुरक्षा के लिए अमेरिका के साथ युद्ध लड़ेगा। और इस तरह आप पाएंगे कि 1971 के युद्ध में अमेरिका अपने घनिष्ठ मित्र, फास्ट फ्रेंड पाकिस्तान की सुरक्षा नहीं कर पाता है, और भारत बांग्लादेश को आजाद करवा देता है। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि बदली हुई समय और परिस्थितियों में हमारे मित्र किस तरह से बदल रहे हैं, हमारे हित किस तरह से बदल जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको थोड़ा समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आज की अगर बात करें तो आप पाएंगे भारत अमेरिका का एक अच्छा मित्र बन गया है। चूंकि पाकिस्तान भारत का शत्रु है और पाकिस्तान ने देखा कि भारत तो अमेरिका का एक बहुत अच्छा मित्र बन गया है, इसीलिए आज की डेट में पाकिस्तान अमेरिका को छोड़कर अब चाइना के पीछे पड़ गया है। मतलब चाइना का मित्र बन गया है, चाइना के साथ अधिक से अधिक सहयोग करने की कोशिश कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, कोई भी आपका स्थायी मित्र नहीं है और कोई भी स्थायी शत्रु नहीं होता, और जो कुछ भी स्थायी होता है वह होते हैं आपके इंटरेस्ट, आपके राष्ट्रीय हित। तो इस तरह से साबित होता है कि हर देश के जो राष्ट्रीय हित होते हैं वो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं, अतः प्रत्येक राज्य को भी अपनी राजनीति को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार बदलना होता है। थोड़ा सा क्षमा करेंगे, यहाँ 1971 की डेट लिखी हुई आई है जो कि वर्तमान समय की होनी चाहिए थी। दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। चौथा नियम कहता है कि विवेक राजनीति का सर्वोच्च गुण होता है। प्रूडेंस इज द सुप्रीम वर्च्यू ऑफ पॉलिटिक्स। दोस्तों, मार्गेंथो हालांकि ये बात स्पष्ट कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के मध्य राजनीति है। राष्ट्र मतलब आप आसान भाषा में मान सकते हैं कि इस विश्व में जितने भी देश हैं उन देशों के बीच में जो राजनीति होती है वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है।
लेकिन मार्गेंथो यहाँ इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो राज्यों की अथवा देशों की राजनीति है, अब राज्य स्वयं तो राजनीति नहीं करता, वो तो एक निर्जीव अमूर्त संस्था है। अब राज्य की राजनीति कौन कर रहा है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के द्वारा जो राजनीति की जा रही है उसे भी कोई ना कोई मनुष्य या मनुष्यों का समूह ही करता है। उदाहरण के तौर पर भारत सरकार, जिसमें नरेंद्र मोदी जी, उनके जितने भी मंत्री हैं और उच्चाधिकारी हैं वो आएंगे, और उसी तरह पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, भूटान या अन्य देशों के सरकार में शामिल महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं वो शामिल होते हैं। तो ऐसे में मार्गेंथो कहते हैं कि एक राज्य की राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाने वाले जो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है उसे राजनीति में हमेशा विवेक के साथ काम लेना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो भी कार्य एक राज्य के द्वारा किए जा रहे हैं उन कार्यों को करती बार हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि उस कार्य को करने के बाद राज्य का क्या राष्ट्रीय हित प्राप्त होगा, अर्थात किसी भी कार्य को करने से राज्य को क्या लाभ होगा, क्या राज्य को हित होगा। अतः राष्ट्रीय हितों के आधार पर कार्यों को आंका जा सकता है और इसी आधार पर एक राज्य के द्वारा निर्णय भी लिए जा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय हित का निर्धारण करती बार एक नेता को, एक देश की सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे हमेशा विवेक के आधार पर या विवेक के सहारे, तर्क के आधार पर फैसला करना चाहिए। मार्गेंथो स्पष्ट करते हैं कि कभी भी एक राज्य की जो राजनीति होती है वो भावनाओं से प्रेरित नहीं होनी चाहिए, भावनाओं से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। एक राज्य की राजनीति में नैतिकता, आदर्श और मूल्यों को सिर्फ तब तक प्रयोग किया जाना चाहिए जब तक कि राष्ट्रीय हित उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। कहने का मतलब है हर राज्य को नैतिक आदर्श और मूल्यों का सहारा लेना चाहिए, लेकिन तब तक जब तक राष्ट्रीय हितों के मार्ग में ये रुकावट पैदा ना करें। जब राष्ट्रीय हितों के मार्ग में ये रुकावट पैदा करेंगे तो उस वक्त इन चीजों का सहारा छोड़ देना चाहिए और सिर्फ विवेक के सहारे फैसले लेने चाहिए। दोस्तों, इस सिद्धांत का जो पॉइंट नंबर 4 तथा पॉइंट नंबर 5 है ये आपस में बहुत ज्यादा मेल खाते हैं। पॉइंट नंबर जो 5 है वो कहता है कि राष्ट्र के नैतिक मूल्यों और सार्वभौमिक मूल्यों में अंतर होता है। जो पीछे वाला पॉइंट था उसमें कहा गया था कि विवेक के आधार पर निर्णय लेने चाहिए। क्यों लेने चाहिए? क्योंकि एक राष्ट्र के जो नैतिक मूल्य होते हैं वो अलग होते हैं, एक राष्ट्र की जो नैतिक आकांक्षाएं होती हैं वो अलग होती हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नैतिक मूल्य होते हैं, आदर्श होते हैं, वो अलग होते हैं। डिफरेंस बिटवीन द मॉरल एस्पिरेशंस ऑफ अ नेशन एंड यूनिवर्सल मॉरल्स। इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। मार्गेंथो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक मूल्य क्या हैं? वे हैं सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहयोग, शांति, भाईचारा, दया, ईमानदारी, न्याय। कहने का मतलब है एक व्यक्ति को इन सभी नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामाजिक जीवन में दूसरे लोगों के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, समाज में शांति होनी चाहिए, दया, ईमानदारी, न्याय, इन सब चीजों का एक व्यक्ति को सामाजिक जीवन में प्रयोग करना चाहिए। और इन सभी ये जो सभी जो नैतिक मूल्य हैं, ये सभी नैतिक मूल्य एक देश में भी हैं, दूसरे देश में भी हैं, या फिर यूं कहें कि पूरे विश्व में सभी देशों में हैं। सभी देशों के नागरिक मानते हैं कि इस तरह के नैतिक मूल्य होते हैं और इनका प्रत्येक व्यक्ति को आचरण करना चाहिए। लेकिन मार्गेंथो यहां स्पष्ट करते हैं कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय नैतिक मूल्य हैं, ये तो सामाजिक या व्यक्तिगत नैतिक मूल्य हैं जिनका एक व्यक्ति को पालन करना है। लेकिन एक राष्ट्र के तौर पर हम देखें तो राष्ट्र की आकांक्षाएं,
अथवा उसके हित या फिर जिसको हम राष्ट्र के नैतिक मूल्य कह सकते हैं, वो तो बिल्कुल पृथक होते हैं और वे होते हैं राष्ट्र की सुरक्षा और शक्ति की प्राप्ति। दूसरा, नागरिकों के जीवन की सुरक्षा, संपत्ति और अधिकारों की रक्षा। तीसरा, विकास की आवश्यकता और चौथा, स्वतंत्रता एवं हितों की रक्षा। शायद आप नहीं समझे होंगे तो बहुत आसान सा एग्जाम्पल देता हूं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले जब वो अपने सामाजिक जीवन में थे तो उन्हें सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा, दया, ईमानदारी, न्याय इस तरह का आचरण करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक जीवन में, अंतर्राष्ट्रीय जीवन में विश्व शांति के लिए इनका महत्व है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के शासन का जो उत्तरदायित्व है उनके ऊपर है। भारत की सुरक्षा, भारत की शक्ति की विकास की जरूरत, भारत के लोगों के जीवन, संपत्ति और अधिकारों की रक्षा, विकास की आवश्यकता, सब कुछ का दारोमदार नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार के ऊपर है। ऐसे में हम अगर ये सोचें कि नरेंद्र मोदी जी को तो अहिंसा, प्रेम, शांति के पथ पर चलना चाहिए, तो इसका मतलब तो ये होगा कि वो अपने शत्रुओं के साथ, भारत के शत्रुओं के साथ भी क्या करें, मित्रता करें और भारत के नागरिकों या भारत की सुरक्षा या भारत के हितों को दांव पर लगा दें। अगर ऐसा होता है तो यह एक राष्ट्र के दृष्टिकोण से तो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। इसीलिए मार्गेंथो ने कहा है कि एक व्यक्तिगत अथवा सामाजिक जीवन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नैतिक मूल्य होते हैं वो बिल्कुल पृथक होते हैं, लेकिन एक राष्ट्र के तौर पर जो आकांक्षाएं, नैतिक मूल्य अथवा जरूरतें होती हैं वो पृथक होती हैं। हम इन दोनों को एक तराजू में नहीं तोल सकते, इन दोनों को अलग करके देखने की जरूरत है। अतः प्रत्येक देश को, प्रत्येक राज्य को किसी भी कार्य अथवा निर्णय को अगर कसौटी पर कसना है तो उसकी कसौटी सिर्फ यही होगी कि वह कार्य अथवा निर्णय एक राज्य को, एक देश को अथवा एक राष्ट्र को किस स्तर तक लाभ पहुंचाएगा, किस स्तर तक उसके राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने में सहायक होगा। दोस्तों, अब ये है हमारा आखिरी पॉइंट, जिसमें मार्गेंथो कहते हैं राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता होनी चाहिए। बिलीफ इन द ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिकल स्फीयर। इसको भी आसान रूप में समझने की कोशिश करेंगे। मार्गेंथो कहते हैं कि एक जो इकोनॉमिस्ट होता है, अर्थशास्त्री होता है, वह हर कार्य को किस पैमाने पर जांचता है? वह जांचता है धन के पैमाने पर। कहने का मतलब है इकोनॉमिस्ट या अर्थशास्त्री हमेशा सोचता है ये जो कार्य मैं करने जा रहा हूं, इस कार्य को करने के बाद मुझे धन का कितना लाभ होगा। ये जो व्यापार अथवा उद्योग खोलने में जा रहा हूं, इसको खोलने में मेरी कितनी लागत आएगी, मतलब मेरे धन का कितना खर्च होगा, कितना धन खर्च करने के बाद मैं कितना धन कमाऊंगा, मेरा शुद्ध धन लाभ क्या होगा। कहने का मतलब है एक अर्थशास्त्री हमेशा धन के दृष्टिकोण से चीजों को आंकता है। उसी तरह एक वकील जो कानून का ज्ञाता होता है, वह हर कार्य के भीतर कानूनी वैधता की जांच करता है कि कोई काम कानूनी दृष्टिकोण से सही है अथवा गलत है। नीति शास्त्री ये देखता है कि कौन सा काम नैतिक है अथवा मूल्यों पर आधारित है अथवा नहीं है। उसी तरह मार्गेंथो ये मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विद्वान को प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, अगर उनको समझना है, उनको सही रूप में विश्लेषण करना है, तो प्रत्येक राजनीति शास्त्र के, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में विद्वान को क्या करना चाहिए, उसे शक्ति के परिप्रेक्ष्य में, शक्ति के संदर्भ में या राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करना चाहिए। आसान भाषा में, अगर कोई देश कुछ भी काम कर रहा है तो इस काम को करने के बाद उस देश का कितना राष्ट्रीय हित सिद्ध होगा,
उस देश की राष्ट्रीय शक्ति में कितनी वृद्धि होगी। इस संदर्भ में एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान को अध्ययन करना चाहिए। यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं, मार्गेंथो यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति को अन्य विषयों से अलग करके समझने की जरूरत है, न कि इसे अन्य विषयों के साथ मिक्स करके इसको पढ़ा जाना चाहिए, इसको समझा जाना चाहिए। लेकिन ये चीज यहाँ थोड़ी सी स्पष्ट हो जाए कि मार्गेंथो ये मानते हैं कि अन्य विषयों से राजनीति को पूरी तरह से पृथक बेशक नहीं किया जा सकता, लेकिन राजनीति को अन्य विषयों के अंतर्गत या अधीन रखकर नहीं पढ़ना है, बल्कि अन्य विषयों को राजनीति के अधीन शामिल करके राजनीति का अध्ययन करना चाहिए। दोस्तों, हमने आज मार्गेंथो के यथार्थवादी सिद्धांत के 6 नियमों के बारे में जाना। अब आप कमेंट बॉक्स में मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। नंबर 1, मार्गेंथो का जन्म कब और कहां हुआ था। नंबर 2, मार्गेंथो के यथार्थवाद का दूसरा और चौथा सिद्धांत या नियम कौन सा है। और प्रश्न नंबर 3, मार्गेंथो द्वारा लिखी गई किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। खूब पढ़ें, आगे बढ़ें और मस्ती की पाठशाला के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।